नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन थिएटर में अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन अनाया से नाराज हो जाता है क्योंकि उसने जानबूझकर अपनी जान खतरे में डाली थी और अनाया अपने रूठे पति को मना रही थी। लेकिन जब हर्षवर्धन कोई जवाब नहीं देता तो अनाया उसे अपनी ओर खींचते हुए प्यार से बोली, प्लीज मान जाओ। अभी तुम भी जानते हो कि इतना सब कुछ भी नहीं किया है, और वैसे भी मैं अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और तुमने पहले ही मुझसे कहा था कि तुम मुझे रोकोगे नहीं। यह सुनकर हर्षवर्धन उसे अपने नजदीक लाता है और उसके माथे से माथा लगाते हुए गंभीर आवाज में बोला, बीवी, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। तुम चाहो उतने लोगों को सजा दे सकती हो, अपना बदला ले सकती हो, यहाँ तक कि तुम चाहो तो किसी देश को नक्शे से गायब कर सकती हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं रोकूंगा, उल्टा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जो तुम चाहती हो, चाहे भला वो तुम्हें किसी को मारना हो, किसी को जिंदगी भर तड़पना हो, लेकिन मुझे यह बर्दाश्त नहीं है कि तुम्हारे शरीर पर एक भी खरोच आए या तुम खुद की जान को खतरे में डालो। और यह बात तुम भी जानती हो, तुमने मुझे जीना सिखाया है। तुम मेरी मोहब्बत के साथ साथ मेरा जुनून भी हो, और मुझे बर्दाश्त नहीं है कि तुम्हारे ऊपर हल्की सी भी खरोच आए रहे। यह सुनकर अनाया भी समझ गई कि हर्षवर्धन उसे खोने के डर से यह सब कुछ कह रहा है। वह उसे अपनी बाहों में खींचते हुए एकदम टाइट हग कर लेती है और प्यार से बोली, अभी शांत हो जाओ। इस दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो हर्षवर्धन रावत की बीवी को मार सके, और अनाया, हर्षवर्धन रावत को खुद की सुरक्षा करना आता है। तुम चिंता मत करो। हर्षवर्धन जानता था कि अनाया भी काफी स्ट्रांग है, लेकिन वह बस डर गया था। वह उसे शांत करते हुए बोला, बस बहुत हुआ, अब मुझे यह बताओ कि तुम आगे क्या करना चाहती हो। यह सुनकर अनाया एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, कुछ खास नहीं, बस जिंदल परिवार में जाकर कुछ चीजों का पता लगाने का सोच रही हूँ। यह सुनकर हर्षवर्धन उसे अपनी बाहों में और करते हुए बोला, लेकिन बीवी, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम मुझसे दूर हो जाओगी, और मुझे यह बर्दाश्त नहीं है कि मेरी बीवी मुझसे दूर रहे। यह सुनकर अनाया उसे समझाते हुए बोली, अभी शांत हो जाओ। वैसे भी कभी कबर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, उन लोगों को बहाना बना दूंगी कि मैं कपूर मेंशन जा रही हूँ। यह सुनकर हर्षवर्धन एक गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे मिलने आया करोगी। यह सुनकर अनाया एक मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। यह सुनकर हर्षवर्धन बोला, कैसी मदद? तो अनाया बोली, मुझे मुंबई की बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वह भी बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स के लिए। यह सुनकर हर्षवर्धन उसे घूरते हुए बोला, बीवी, मजाक करना बंद करो। वैसे भी लीजेंडरी डॉक्टर एना को किसी बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स की जरूरत है। तो अनाया उसे समझाते हुए बोली, जिंदल परिवार में मेरी असली आइडेंटिटी कोई नहीं जानता। हालांकि हर्षद और आकाश जिंदल जानते हैं, लेकिन वह किसी को बताएंगे नहीं। और रही बात स्टडी की, तो मैं वहां पर एक आम से लड़की बनकर जा रही हूँ, क्योंकि उन लोगों के लिए तो अभी मैं कॉलेज में ही होंगी, इसीलिए मुझे स्टडी करना होगा। वैसे भी मैं मेडिकल की पढ़ाई की है, मैंने दवाइयों की भी पढ़ाई की है, आयुर्वेदिक की भी पढ़ाई की है, यहाँ तक कि मैंने आर्ट की भी अच्छी खासी नॉलेज ली है। लेकिन मैं बिजनेस मैनेजमेंट में बस ग्रेजुएशन की थी, मास्टर्स नहीं किया था। तो मैं सोच रही हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी में से कहीं से बिजनेस मैनेजमेंट की मास्टर में एडमिशन ले लूँ, ताकि उन लोगों को समझना आसान हो। यह सुनकर हर्षवर्धन ना में सिर हिला देता है। उसकी बीवी सच में एक्सेप्ट थी। जितनी डिग्रियां लेने में लोगों को पूरी जिंदगी निकल जाती है, उतनी डिग्री बस 23 साल में लेकर बैठी थी। फिर भी उसे पढ़ाई करनी थी। वह हंसते हुए बोला, ठीक है, मैं सारी चीज अरेंज कर दूंगा, और इस बहाने तुम जिंदल परिवार से बाहर भी आ पाओगी और मुझसे मिल भी पाओगी। इतना बोलकर वह उसके होठों को चूम लेता है। वही सामने खड़े हुए डॉक्टर को तो यकीन नहीं हो रहा था अपने सामने चल रहे सीन से, लेकिन उन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी नजर उठाने की। उस बड़े से ऑपरेशन थिएटर के किसी कोने में वह सर झुकाकर खड़े थे, जिसे उन लोगों ने कोई गुनाह कर दिया हो और हर्षवर्धन से अपने गुनाह की पनिशमेंट के लिए इंतजार कर रहा हो। वहीं बाहर जिंदल परिवार तो परेशान हो रहा था। लेकिन तभी ऑपरेशन थिएटर का रूम खुला और डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर को बाहर आता देख जिंदल परिवार तुरंत अपनी जगह पर खड़े हो गए। आकाश जिंदल बेचैन आवाज में बोला, अब हमारी बहन कैसी है? वह ठीक तो है?
तो डॉक्टर परेशान होकर बोला, वैसे तो वह खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी हमें उन्हें एक दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। उन्हें 5 घंटे में होश आ जाएगा। अभी हम उन्हें एक वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। आप वहां उनसे मिल सकते हैं। यह सुनकर पूरा जिंदल परिवार शांत हो गया। थोड़ी ही देर में अनाया को किसी नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वैसे तो अनाया को कोई इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ था, लेकिन जिंदल परिवार को दिखाने के लिए अनाया बेहोश हो गई थी, क्योंकि हर्षवर्धन ने उसकी गले की नस दबा दी थी। अनाया जानती थी कि इस तकनीक से वह 5 घंटे तक उठना नहीं वाली और ऐसे ही सोती रहेगी। वैसे भी उसकी बॉडी को आराम की जरूरत थी, इसलिए उसने ऐसा कर दिया। वैसे तो वो जानते थे कि रॉबर्ट रैम के होते हुए उसे आसपास की चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। सारी चीज आराम से हो सकती थी। जैसे ही अनाया नॉर्मल वार्ड में आई, पूरा जिंदल परिवार उसे देखने के लिए आ गया। डॉक्टर अनाया को एक ग्लूकोज की सीरीज लगाते हुए जिंदल परिवार से बोला, आप लेगो पेशेंट से मिल सकते हैं, लेकिन आवाज मत कीजिएगा, पेशेंट को आराम की जरूरत है और यहाँ पर कोई उन्हें मिल नहीं सकता। बस आपकी रिक्वेस्ट पर आप उनसे मिल सकते हैं। इतना बोलकर वहां से बाहर चली गई। वही पूरा जे बदल परिवार तो अनाया को घेर कर खड़ा हो गया था। वही उसका चेहरा देखकर हर किसी की आंखें बस उस पर टिक सी गई थी, क्योंकि हॉस्पिटल बेड में होने की वजह से अनाया के चेहरे पर कोई मास्क नहीं था और उसका बेदाग और किसी फेरी जैसा चेहरा जिंदल परिवार के सामने था। हर्षद की दादी तो रोते हुए अनाया का सर सहला कर बोली, यह बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है, बिल्कुल उसके परछाई, कितनी मासूम है वो। इतना बोलकर वह रोने लगी। हर्षद की माँ और चाची भी अनाया के आसपास ही बैठ गई और उसे देखने लगी। वही मोहन जिंदल तो बस अनाया को देखे जा रहे थे और उस वजह से उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। क्या हॉस्पिटल के अंदर मचेगा कोई तूफान? क्या अनाया की प्लानिंग होगी पूरी? हॉस्पिटल वार्ड में अब तक आप लोगों ने सुना कि जिंदल परिवार की हेड मोहन जिंदल अनाया का चेहरा देखकर आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं। वही हर कोई अनाया को देख रहा था, लेकिन हर्षद और आकाश की नजरें जैसे ही अपने दादाजी पर गई और उन्हें इस तरह से बिहेव करता देख आकाश जिंदल कंफ्यूजन में पूछता है, दादाजी आप अनाया को इस तरह से क्यों देख रहे हैं? क्या कोई बात है? तो आकाश की बात से मोहन जिंदल होश में आते हैं और वह अनाया को देखकर बोले, यह बच्चे यहाँ पर, और क्या यही हमारी नागिन है? यह सुनकर हर्षवर्धन हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ दादाजी यही हमारी प्रिंसेस है, हमारी बहन। लेकिन आप इसे कैसे जानते हैं? तो मोहन जिंदल हंसते हुए बोले, मैं उसे कुछ महीने पहले हमारे वीआईपी क्लब में मिला था, जहां पर इस बच्चे ने मेरी मदद की थी। उसे घमंडी मणिपुर अय्यर को चेज में हराने के लिए। वह कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गया था और खुद को कुछ ज्यादा ही महान समझ रहा था, लेकिन हमारी बच्ची ने उसे बस कुछ ही वक्त में हरा दिया था। उस वक्त यह रावत परिवार की मैडम के साथ आई थी और वो सारी बातें शॉर्ट में बता देते हैं, जो कुछ भी उस दिन क्लब में हुआ था। हालांकि उन्हें अब तक यह नहीं पता था कि अनाया हर्षवर्धन की बीवी है, क्योंकि वह मणिपुरम अय्यर के साथ चेस खेलने में व्यस्त थे और वह चेस के लिए कुछ ज्यादा ही पागल थे। जब वह चेस खेलते थे तो उन्हें आसपास की चीजों का होश नहीं रहता था। इसीलिए जब सभी लोग बैठकर अनाया से बातें कर रहे थे और मीनल देवी अनाया को अपनी बहू बता रही थी, तब मोहन जिंदल अपने ही आप में व्यस्त थे और उनका सारा फोकस चेस खेलने में था। इसीलिए वह इस बात से अनजान थे कि अनाया ही हर्षवर्धन की बीवी है। वही जिंदल परिवार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि अनाया मीनल देवी के साथ थी। उन्हें तो बस इस बात से फर्क पड़ रहा था कि अनाया जिंदल परिवार की लाडली प्रिंसेस थी। कई पीढ़ियों के बाद जिंदल परिवार में गीता कपूर का जन्म हुआ था और उनके जन्म के बाद जिंदल परिवार बहुत खुश था और उन्हें खोने के बाद तो पूरा परिवार मायूस में डूब चुका था। वैसे तो वह लोग बहुत ताकतवर थे और खुद को बहुत खुश दिखाते थे, लेकिन वह आपस में जानते थे कि उन्हें अपने खानदान की प्रिंसेस के खोने का कितना दर्द है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की बेटी यानी कि उनकी नातिन अभी भी जिंदा है, तो उन्हें एक उम्मीद मिली कि जिंदल परिवार की एक और प्रिंसेस आई है। अब वह उन्हें खोना नहीं चाहती थी। उन लोगों ने मन ही मन ठान लिया था कि वह उसे प्रोटेक्ट करेंगे और अपनी पलकों पर बिठाकर रखेंगे। हर किसी के मन में इसी तरह के ख्याल चल रहे थे और ऐसे ही बातें चल रही थी। अनाया जो अच्छी नींद के लिए लेटी हुई थी, वह बाकी लोगों के मन के ख्याल से बिल्कुल उलट थी। वह तो बस अपनी सुकून भरी नींद ले रही थी।
दूसरी ओर सामने खड़ा हुआ जिंदल परिवार बस अनाया को एकटक देखे जा रहा था। तभी जिंदल दादी अपने कांपते हाथों से अनाया को छूते हुए बोली, मेरी प्यारी बच्ची। लेकिन कुछ सोचते हुए वह आगे बोली, अगर इसने हमें अपनाया नहीं तो हम क्या करेंगे? अगर यह हमारे साथ नहीं आई तो क्या होगा? वही उनकी बात सुनकर पूरा परिवार चिंता में डूब गया। सबसे ज्यादा टेंशन में अगर कोई था तो वह था हर्षद और आकाश जिंदल। जाहिर सी बात थी, उन्हें अनाया की एक और पहचान के बारे में पता था। वह थी डॉक्टर ऐना की। ऊपर से वह हर्षवर्धन की बीवी थी। अगर अनाया उनके साथ रहने के लिए नहीं मानी या फिर उन्हें नहीं अपनाया तो वह लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे भी इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो हर्षवर्धन रावत से दुश्मनी ले सके। ऊपर से जब से अनाया हर्षवर्धन की जिंदगी में आई थी तब से ही हर्षवर्धन कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो चुका था। पहले हर्षवर्धन अपने मॉम डैड की मौत से दर्द में रहता था और उसे बाकी लोगों से फर्क नहीं पड़ता था और वह ज्यादा आक्रामक भी नहीं होता था। लेकिन अब वह अनाया के लिए जुनून बन चुका था। अनाया उसकी मोहब्बत, उसका पागलपन थी और वह उसे पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। तो भला वह जिंदल परिवार की जबरदस्ती उस पर कैसे होने दे सकता था? जिंदल परिवार के दोनों यंग मास्टर जानते थे कि अगर अनाया ने मना कर दिया तो हर्षवर्धन उसे आज ही यहाँ से ले जाएगा। वह दिल ही दिल भगवान से यह दुआ कर रहे थे कि अनाया उन्हें अपना ले और वह जिंदल परिवार की प्रिंस बन जाए। वैसे भी वह लोग जानते थे कि हर्षवर्धन और अनाया शादीशुदा है तो शायद वह अनाया को अपने पास न रख सके। लेकिन वह चाहते थे कि अनाया उन्हें अपना ले, चाहे फिर वह उनके साथ न रहे। लेकिन दूसरी वह जिंदल परिवार के बाकी के लोग तो टेंशन में थे। जाहिर सी बात है, इतने सालों के बाद अपनी प्रिंसेस से मिलने की वजह से वह लोग इस बात को सोचना भी नहीं चाहते थे कि अनाया उन्हें ना अपनाए। तभी अरुणा जिंदल की बड़ी बहू, जो स्वभाव से काफी सरल थी, वह रोते हुए बोली, माँ जी आप शांत हो जाए, हमारी प्रिंसेस हमें जरूर अपनाएंगी। वैसे भी वह हमारे परिवार का हिस्सा है, हम उसे बहुत प्यार करेंगे। वहीं उनकी दूसरी बहू, जो एक बहुत बड़ी जज थी, वह भी आगे आते हुए उन्हें समझाकर बोली, माँ जी दीदी बिल्कुल सही कह रही है, आप शांत हो जाए। वैसे भी हमारी प्रिंसेस काफी समझदार है, देखिए ना वह कितनी शांत है और कितनी प्यारी है। वह हमें जरूरत अपनाएगी और इस बार हम उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। तभी एक डॉक्टर वहां आते हुए बोला, मैंने आपसे कहा था यहाँ पर इतने सारे लोग नहीं रख सकते, पेशेंट को डिस्टर्ब होगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान रह सकता है और कोई नहीं, आप लोगों को अब जाना चाहिए। इतना बोलकर वह डॉक्टर एक और बार अनाया का चेकअप करता है और वहां से निकल जाता है। वहीं उनकी बात सुनकर हर्षवर्धन थोड़ा गंभीर आवाज में बोला, दादाजी डॉक्टर सही कह रहे हैं, आप लोगों को घर जाना चाहिए। लेकिन अरुणा जिंदल, जो अनाया का हाथ पकड़कर बैठी थी, वह रोते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं उसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। अगर आप लोगों को जाना है तो आप लोग जा सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी। उनकी बातें सुनकर हर्षवर्धन भी थोड़ा परेशान हो जाता है। वह उन्हें समझाते हुए बोला, दादी माँ आप अभी चले जाए, हम सुबह ही प्रिंसेस को घर लेकर आ जाएंगे, आप अभी घर जाए। अपने पोते की बात सुनकर अरुणा जिंदल उसे गुस्से में डांटते हुए बोली, तुम नालायक, चुप हो जाओ, मैं अपनी नातिन को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, मेरी प्रिंसेस मेरे साथ ही जाएगी। अगर तुम लोगों को जाना है तो तुम लोग जा सकते हो। इतना बोलकर वो वापस अनाया की ओर देखने लगी। इस वक्त उनकी आंखों में ममता साफ साफ नजर आ रही थी। अगर उनका बस चलता तो वह अनाया को अपनी पलकों पर बिठाकर रखती। वहीं उनकी जिद देखकर पूरा परिवार परेशान था। क्या अरुणा जिंदल जाएगी घर? और क्या नई साजिश रचेगी भवानी शेरगिल? क्या आगे होगी हर्षद की दादी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।